हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, लेकिन आज के वीडियो सेशन में दोस्तों विज्ञान की बहुत ही ताबड़तोड़ सीरीज लेकर आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, बशर्ते आप पूरे वीडियो सेशन को अच्छे से देखें और वन बाय वन हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें। अभी से कॉपी और पेन उठाकर रख लें। आधे घंटे की इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपकी बिल्डअप होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, चार ऑप्शन दिए हैं। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो होती है, तो उससे देखा जाए दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि यूवी तरंगे होती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य 10 नैनोमीटर से 400 नैनो मिलीमीटर तक होती है। यह दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य से कम तथा एक्सरे की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके ओजोन गैस पैदा होती है। ये एक्सप्लेनेशन था दोस्तों। और वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है। तो दोस्तों ओजोन पैदा करती है। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ओजोन जो परत होती है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। मैंने सही ही यहाँ पर बता दिया था आपको, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या दिया है? ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर। तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, मतलब ये सही है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर बात करें जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड्स का प्रयोग होता है और पनीर रेनेटिंग कहलाती है और यहाँ पर गोल्डन चावल विटामिन ए से रिलेटेड है, मतलब गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? जेवी नार्लिकर हैं, इनके अनुसार देखा जाए दोस्तों तो जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, इसको अभी तक साइंस नहीं माना गया है, जबकि खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी ये साइंस का पार्ट मान लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रोएंटजन द्वारा किया गया था? किसका आविष्कार विलियम रोएंटजन ने किया था? सही जवाब दोस्तों चौथे क्वेश्चन का आपका हो जाएगा एक्सरे मशीन। रोएंटजन ने क्या खोजा था? एक्सरे मशीन। जबकि अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए विद्युत बल्ब, बिजली का बल्ब, ये किसने खोजा था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। टीवी की खोज किसने की थी? जॉन लोगी बेयर्ड ने। और रडार की खोज अगर हम बता दें तो यहाँ पर रॉबर्ट वाटसन वाट ने की थी। चलिए अगला है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। द्विकुंडलिनी संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जैकब तथा मोनेड के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, एजी खुराना के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए डीएनए की जो संरचना है द्विकुंडलिनी संरचना होती है, वाटसन और क्रिक ने बताया था। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। यह मुख्यतः किसमें? केंद्रक में पाए जाते हैं।
और 1962 ईस्वी में इन्हीं कार्यों के लिए वाटसन और क्रिक को क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं छठा। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश की, और रक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, एक्स किरणों की। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही जवाब होगा, एक्स किरणों की। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? एक्स किरणों की। देखिए एक्स किरणों में ऊर्जा अधिकतम होती है। ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से बनी होती हैं, ठीक है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। और ये जो किरणें दोस्तों होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां लेते हैं। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? मीथेन केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाबी से, या ए और बी दोनों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो जो मीथेन गैस है ये धान के खेतों से और दीमक की बाबी दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, धान के खेत और दीमक की बाबी दोनों से। अगर देखा जाए तो मीथेन गैस उत्सर्जन का 40% एग्रीकल्चर बायो प्रोडक्ट और 29.6% फॉसिल फ्यूल से निकलता है। आठवां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी या सीसा? देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालक और अचालक के बीच होती है, जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, इनको अर्धचालक कहते हैं। जैसे इसमें हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे बात करें, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सभी क्या हैं? अर्धचालक हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपके भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के आधार पर किया गया है, इसी वजह से इसको ब्रह्मोस कहा गया है। यह मिसाइल लगभग 9 मीटर लंबी और 70 सेंटीमीटर व्यास वाली 3000 किलोग्राम पेलोड वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसे सुखोई विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 290 किलोमीटर बताई जाती है। तो ये भारत और किसकी है दोस्तों? रूस की। भारत की कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और रूस की कौन नदी? मस्कोवा नदी। इन दोनों नदियों के आधार पर इसका नामकरण ब्रह्मोस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का जो विकास है वो किस पर आधारित है? सामाजिक विकास पर, राजनैतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके। चारों में से दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिवहन एवं संचार का विकास। जो वैश्विक गांव है वो दोस्तों परिवहन और संचार पर आधारित है। विशेष रूप से इंटरनेट आधारित संचार व्यवस्था ने पूरे विश्व को एक गांव की संकल्पना में ला दिया है, जहां एक दूसरे से जुड़ना बहुत आसान हो चुका है। तो वैश्विक गांव की जो संकल्पना का विकास है वो परिवहन और संचार के विकास से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीटों से नहीं प्राप्त होता है? रेशम या शहद या लाख या मोती? तो रेशम, लाख और शहद, रेशम, लाख और शहद ये तीनों कीटों से प्राप्त होता है। लेकिन जो मोती होता है ये कैल्शियम दोस्तों कार्बोनेट की बनी होती है और यह मुलायम उत्तकों वाले जीवों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन डिफर हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 100 डेसिबल या 60 डेसिबल? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आपका बी हो जाएगा।
अगर देखा जाए तो सामान्य परिस्थिति में जो वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का ध्वनि स्तर है वो 20 डेसिबल के करीब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंसीनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसीनरेटर्स का प्रयोग दोस्तों कूड़ा कचड़े को जलाने के लिए किया जाता है। कूड़ा कचड़ा जलाने के लिए यहाँ पर इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि या डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो दोस्तों अगर हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपग्रह या ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इन चारों के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक करने में मदद करती है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहते हैं। तो हरित गृह प्रभाव का क्या मतलब है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में वृद्धि और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का मुख्य भाग, प्राकृतिक गैस में यहाँ पे लिख दूँ प्राकृतिक गैस, तो यहाँ पर इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो प्राकृतिक गैस का मुख्य जो भाग है वो मीथेन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। यह नम स्थानों, कच्छ अथवा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अतः मीथेन को क्या मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? मार्स गैस कहते हैं दोस्तों मीथेन को। पेट्रोलियम के साथ साथ यह औषधि सेल स्तरों में भी पाई जाती है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस एक प्रकार की लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसका प्रयोग घरेलू सिलेंडरों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने शेयर कर दी है। अगला है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो पशुओं को दोस्तों एक पेन किलर दिया जाता था जिसकी वजह से भारत में जो वल्चर्स थे, गिद्ध थे, वो लगभग विलुप्त हो गए हैं और इसी को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया है। आइबुप्रोफेन है या एसिटामिनोफेन है या एस्प्रिन है या डिक्लोफेनेक है, इसमें चारों में से क्या है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये डिक्लोफिनेक ही है। डिक्लोफिनेक जो दोस्तों है ये पशुओं को दिए जाने वाला एक दर्द निवारक है जिससे भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी कारण गिद्धों की ज़्यादातर प्रजातियों को रेड डाटा सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये जो दोस्तों जो डिक्लोफेनेक प्रयोग होता है स्पेशली ये एनिमल्स को दिया जाता है, यही रिस्पॉन्सिबल है वल्चर्स को इंडेंजर्ड स्पीसीज के सेक्टर में लाने के लिए। अगला है कौन सा देश 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? 2015 का डेटा पूछा गया है। चीन है या संयुक्त राज्य अमेरिका है या भारत है या फ्रांस है? तो दोस्तों यहाँ पर 2015 की बात करें तो चीन ही है। 2015 में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक दोस्तों चीन था, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जक में ये नहीं था। ओवरऑल चीन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो सबसे ज़्यादा जो क्षति करती हैं वो विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है दोस्तों?
तो यहाँ पर दोस्तों 4 कथन दिए गए थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दिए गए कथनों में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में बड़ा अंतर था। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार उत्तर यहाँ पे अगर हम माने तो 1, 2, 4 सही थे। कौन से? 1, 2 और 4। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि आपदा से निपटने में वहाँ प्रबंधन की कमी होती है। जो ग्रोइंग कंट्री होती हैं, विकासशील देश होते हैं, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री जो होती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्षति होती है। भारत में अगर देखा जाए तो भोपाल में जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मानव निर्मित आपदा थी। और इंडिया इज ए डिसास्टर फ्री कंट्री, हिंदी के संस्करण में क्या था? भारत आपदा मुक्त देश है कि युक्त देश है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो अगर देखा जाए तो भारत आपदा युक्त देश है, लेकिन इंग्लिश के वर्जन में क्या लिखा था कि इंडिया इज़ ए डिसास्टर फ्री कंट्री। तो ये मतलब थोड़ा सा अंतर था। और अगर चौथा देखा जाए तो मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। तो मोटा मोटी हम हिंदी का संस्करण लेंगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, ये 1, 2, 4 ऑप्शन करेक्ट हैं। मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑप्शंस को नहीं किया, नहीं तो 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इनमें से कोई नहीं ऐसा रहता, तो इसको आप सही करते। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणों का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या पराध्वनिक तरंग का? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो किसका वेग अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति कर सकती हैं और इनकी गति जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो जो मैंने बताया बी ऑप्शन, जो प्रकाश है उसका वेग अधिकतम होता है, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक किरण में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप है वो ग्रेफीन है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? ग्रेफीन है। यह कार्बन के द्विआयामी रूप में षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है। तो कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप है वो ग्रेफीन है। अगला 21 नंबर है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रिंट होना थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग दोस्तों अधिकतम किसमें होता है? 4 ऑप्शन की बात अगर हम करें तो निर्वात दिया था, दूसरा आपका वायु दिया था, तीसरा आपका जल दिया था, चौथा आपका इस्पात दिया था। तो दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें हो जाएगा? तो ध्वनि परिमित वेग से चलती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता, घनत्व इत्यादि पर निर्भर करता है। ठोस पदार्थों में अगर देखा जाए तो ध्वनि का वेग द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है। तो दिए गए विकल्पों में अगर बात करें तो जो इस्पात है ये ठोस है, तो इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। अब देखिए, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? उत्तेज्य कौन सा होता है? धुआं जो है आँखों को बहुत प्रभावित करता है। तो धुएं में दोस्तों मैं बात करूं तो पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये पाया जाता है। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये फोटोकेमिकल धुओं में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आँखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन पाने के लिए, घंटी बज चुकी है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? संतरा है, सेब है, गाजर है, आंवला है? हलवा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, आंवला विटामिन सी का सबसे जो है प्रचुर स्रोत यहाँ पे पाया जाएगा। विटामिन सी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है।
यह शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखता है। शरीर में खून की नसों, रक्तवाहिनियों को मजबूत बनाता है। इससे अच्छे स्रोत सभी प्रकार के खट्टे फल होते हैं, लेकिन जो आंवला है दिए गए विकल्पों में सबसे प्रचुर स्रोत कहा जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनियन मोशन के लिए। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ही यहाँ पर आइंस्टीन को 1921 में 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, जब कोई पदार्थ, धातु अथवा अधातु, ठोस एवं गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा तो इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आई एम सॉरी, सापेक्षता का सिद्धांत नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सबसे पहले इसको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो अलग सी बात है, लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल की बात की जा रही है ये 1921 ईस्वी में जो मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आप लोग भी इसको गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? कौन पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करता है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, सौर ऊर्जा। जो सोलर एनर्जी है उसका मोदी, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, तो सौर ऊर्जा आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण ये सौर ऊर्जा नहीं पैदा करती है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा से रेडिएशन का खतरा होता है। पेट्रोलियम, कोल ऊर्जा दोनों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख रूप हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को हमने विद इन 22 मिनट डिस्कस किया है। कैसा रहा सेशन, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और ये इसी प्रकार के कंटेंट आपको हम लगातार एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम धुन में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।